हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 148 पर है। यस, सेक्शन 148 जो स्पेसिफिकली कॉस्ट ऑडिट पर डिस्कस करता है। आज हम इस सेक्शन को आपके सामने रखेंगे। बहुत ही सिंपल सेक्शन है, बहुत ही छोटा सेक्शन है, इतना भी नहीं बट वेरी सिंपल सेक्शन। मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूं कि सेक्शन 148 के अंदर देर आर 8 सब सेक्शंस। यस, देर आर 8 सब सेक्शंस। सो मैं आपको सारे ही सब सेक्शंस लाइन बाय लाइन प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो लेट अस सी। ये चैप्टर नंबर 10 जो है, जो हमारा चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो सेक्शन 139 से लेकर 148 तक जाता है, उसमें ये आखिरी सेक्शन है। मैं आपको शुरू करने से पहले यह भी बता दूं कि हमने कंपनीज एक्ट के बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस पर पहले से ही YouTube पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप उनको भी देखिए और अपनी पढ़ाई में अगर वो थोड़ा सा भी आपको हेल्प करते हैं तो नथिंग लाइक इट। Okay, so let us start quickly. Section 148, cost audit. Now, what does subsection 1 says? Subsection 1 says that central government by an order can specifically specify some companies, not all, ऐसी कुछ class of companies जो कोई specific goods या services देने में involved हैं, उन्हें स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि आपको सेक्शन 128 में, अगर आपने देखा होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट, सेक्शन 128 के हिसाब से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है, उसके साथ साथ आपको कॉस्ट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। यहां पर मैंने आपको प्रॉपर बेयर एक्ट की लैंग्वेज बताई है, लेकिन मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूं कि वो सब सेक्शन बोलना क्या चाह रहा है। तो सब सेक्शन यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, ये जो मैंने लाइंस आपके सामने अभी येलो में हाईलाइट अगर मैं कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक बार फिर से मैं कहूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को जो कोई गुड्स या सर्विसेज देने में इन्वॉल्व है, उन्हें कह सकता है कि जैसे आप सेक्शन 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो, उन सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ आपको कॉस्ट के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे यहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है रिकॉर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड लेबर, जो मैं रेड में यहां पर सर्किल कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का भी कह सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूं यहां पर ये कौन सी कंपनीज है, तो यहां पर हमारे यहां पर रूल्स के हिसाब से दो तरह के सेक्टर्स बनाए गए हैं। रेगुलेटेड सेक्टर, जिसके अंदर 6 अलग अलग सेक्टर्स हैं। अगर मैं आपको सिर्फ बोल दूं तो वो जैसे टेलीकॉम है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ट्रांसमिशन वाला पार्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, एंड शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ये आपका रेगुलेटेड सेक्टर हो गया। ठीक उसी तरह से देयर इज अनदर विच इज अ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 33 वेरियस सेक्टर्स को कवर किया गया है। अगर मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ कहूं, जैसे स्टील, कॉफी, सीमेंट, मेटल्स, edible oil, jute and jute products, milk powder, tires and tubes, paper, textile, glass and so forth. ऐसे 33 अलग अलग सेक्टर्स हैं, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में डाला गया है। और रेगुलेटेड सेक्टर में, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वीडियो को चाहें तो रिवर्स कर भी सुन सकते हैं, 6 वेरियस सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है। इन सारे ही सेक्टर्स को रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड ऐसे दो में क्यों डिवाइड किया गया है, बिकॉज आगे आपको पता चलेगा जब आप फाइनल्स में जाओगे, जहां पर आपको रूल्स भी पढ़ने हैं, वो रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड के हिसाब से आपका कॉस्ट ऑडिट डिसाइड किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं, देयर आर 2 थिंग्स, मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स और उन कॉस्ट रिकॉर्ड्स का कॉस्ट ऑडिट करवाना। क्लियर है? तो सेक्शन 148 का सब सेक्शन 1 सिर्फ इतना ही कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का भी कह सकता है। अब आगे यहां पर ये क्लियरली स्पेसिफाई कर रहे हैं, कि ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ कंपनीज के लिए ऑर्डर पास करने से पहले, उस पर्टिकुलर सेक्टर की कोई रेगुलेटरी बॉडी अगर हो जो एक्ट के तहत स्पेसिफिकली सेटअप की गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करने से पहले उनके साथ जरूर एक बार कंसल्टेशन करेगी।
क्लियर है? जैसे आपको मालूम है कि हर सेक्टर की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, तो उस रेगुलेटरी अथॉरिटी या बॉडी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट पहले डिस्कस करेगा कि क्या ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए, और एक बार कंसल्टेशन के बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा। क्लियर है? सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 कहता है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो, देन इट कैन ऑल्सो ऑर्डर कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट भी कराना है, और ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपकी नेटवर्थ या आपके टर्नओवर से, जो रूल्स में स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और जैसे जैसे चाहे जैसे जैसे अमेंड होते जाएगा, जैसे जैसे रूल्स में चेंज होता जाएगा, उस तरह से ये ऑर्डर के हिसाब से आपको करना है। क्लियर है एवरीबॉडी? अब उसमें भी अगर हम आपको कहूं ये फाइनल्स में है, रूल्स में कवर होता है, ये डिपेंड करता है कि जैसे मैंने आपको कहा था, आप रेगुलेटेड सेक्टर में आते हो या अनरेगुलेटेड में, और उसमें भी आप एक प्रोडक्ट बेचते हो या एक से ज्यादा, क्योंकि उसमें 30 करोड़, अगर एक से ज्यादा है तो एग्रीगेट 50 करोड़, और अगर आप अनरेगुलेटेड में है तो उसमें 30 करोड़, 100 करोड़, ऐसे सब लिमिट्स लगा के रखे हैं। तो सबसेक्शन 2 आपको यही कह रहा है कि अगर आप वो लिमिट्स को अगर क्रॉस करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट रिकॉर्ड्स के साथ साथ आपको उस कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट भी कंपलसरी करवा सकता है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? आई होप आपको सबसेक्शन 2 समझ में आया। अब मैं सब सेक्शन 3 आपको यहां पर लिख के बताता हूं। सब सेक्शन 3 में स्पेसिफिकली कहा गया है कि पहली बात तो ये ऑडिट जो है कॉस्ट अकाउंटेंट ही करेगा। यस, ये ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका रेम्यूनरेशन, उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे। मैं आपको एक बात यहां पर क्लियर कर दूं, जिनको सेक्शन 139 मालूम है, अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमिटी सेटअप की गई है तो ऑडिट कमिटी ऑडिटर को रेकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर उसे फाइनल करेंगे, जो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के द्वारा रेटिफाई कर लिया जाएगा। लेकिन अगर उस कंपनी में ऑडिट कमिटी बनाना कंपलसरी नहीं है तो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ऑडिटर को सिलेक्ट कर ले, उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड कर ले। तो याद रखना, कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी सिलेक्ट करे, बोर्ड को सजेस्ट करे, बोर्ड अप्रूव करे और रेटिफाई करवा ले। अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही प्रोसीड कर सकता है ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए फॉर कॉस्ट ऑडिट पर्पस। क्लियर है? इस सब सेक्शन 3 में यह भी कहा गया कि हर कॉस्ट अकाउंटेंट को सारे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को फॉलो करना है व्हाइल डूइंग द ऑडिट। यस, जैसे हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें हर कॉस्ट अकाउंटेंट को फॉलो करना है व्हाइल डूइंग कॉस्ट ऑडिट। Clear है? Sure about this? So there are 3 things that are covered in subsection 3. First, who will do the appointment? Second, who will be appointed? That is cost accountant. And third, make sure that every cost accountant follows cost accounting standards while doing cost audit. क्लियर है? एक और एक चीज इसमें स्पेसिफिकली बोली गई है कि जो ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है सेक्शन 139 के ऑडिट के लिए, और आपको तो मालूम है सेक्शन 139 का मतलब है हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट, हमारी कंपनी का ऑडिट, वो ऑडिटर सेक्शन 148 के तहत जो ऑडिट होता है उसके लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली, इन सिंपल टर्म्स, a same person cannot be appointed to conduct an audit for section 139 and also an audit as per section 148. Clear है? Sure about this? इसीलिए सब सेक्शन 4 यहां पर क्लियर कहता है कि जो ऑडिट सेक्शन 148 में हो रहा है वो ओवर एंड अबव अनदर ऑडिट है इन एडिशन टू द ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 143। क्लियर है? अब सब सेक्शन 5 कहता है कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट के qualifications, disqualifications, rights, duties, obligations as far as applicable are exactly the same जो एक नॉर्मल ऑडिटर को लागू होते हैं एज पर सेक्शन 139, 141। क्लियर है? तो जो क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन कॉस्ट ऑडिटर को भी वही लगेंगे जो एक नॉर्मल ऑडिटर को लगते हैं। श्योर अबाउट दिस? बट इतना याद रखना है कि हम एज अ नॉर्मल ऑडिटर हमारी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को सबमिट करते हैं, लेकिन यहां पर कॉस्ट अकाउंटेंट को अपनी कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट शेयर होल्डर को सबमिट नहीं करनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करनी है।
सबसेक्शन 6 कहता है जैसे ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट मिलते ही 30 डेज के अंदर इस कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। और अगर उस रिपोर्ट में ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेटरी रिमार्क्स दिए हो तो रिपोर्ट के साथ साथ उस क्वालिफिकेटरी रिमार्क्स के एक्सप्लेनेशन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करना है। आई रिपीट, जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट रिपोर्ट मिल जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज के अंदर अंदर उस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में लिखे सारे क्वालिफिकेटरी रिमार्क्स का एक्सप्लेनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना है। सबसेक्शन 7 क्या कहता है? आफ्टर कंसिडरिंग दैट रिपोर्ट और सारी ही इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये ओपिनियन बनाता है कि उसे और थोड़ी इंफॉर्मेशन और थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो वो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन कंपनी को मांग सकता है और कंपनी को विद इन द गिवन टाइम फ्रेम फिर से गवर्नमेंट को सबमिट करना है। तो बस आपने रिपोर्ट सबमिट कर ली, आपने क्वालिफिकेटरी रिमार्क्स के एक्सप्लेनेशन दे दिए तो आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है तो वो कंपनी को डिमांड करेगा और कंपनी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में, जो भी गवर्नमेंट ने नोटिस में डाला होगा उस टाइम लिमिट के अंदर फिर से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। Subsection 8, which is the last one, says if there is any default in complying with the section, मतलब ऊपर लिखे गए 7 सबसेक्शंस में अगर कहीं भी कोई डिफॉल्ट होता है तो कंपनी और उसके सारे ऑफिसर्स विल बी पनिशेबल एज पर सेक्शन 147 सबसेक्शन 1। आपको तो पता ही है सेक्शन 147 पूरा का पूरा पेनल्टी पर है। चैप्टर 10 में जितने भी सेक्शंस हैं उन सारे सेक्शंस का जहां जहां भी नॉन कंप्लायंस है, सेक्शन 147 उसकी पेनल्टीज के बारे में कहता है। तो इतना याद रखना है, अगर कंपनी और उसके ऑफिसर्स के डिफॉल्ट पर पेनल्टी कैसे डिसाइड की जाएगी, सेक्शन 147 सबसेक्शन 1 के तहत। और कॉस्ट ऑडिटर अगर है उसके तरफ से कोई डिफॉल्ट है तो उस पर किस तरह से पेनल्टी लगी जाएगी, सेक्शन 147 का सबसेक्शन 2 to 4। तो पहले मेरे को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इफ देयर इज अ डिफॉल्ट, कंपनी और उनके ऑफिसर्स पर जो पेनल्टी लगेगी वो सेक्शन 147 सबसेक्शन 1 के हिसाब से होगा, और कॉस्ट ऑडिटर अगर है तो उसके ऊपर सेक्शन 147 2 से लेकर 4 में जो भी लिखा है उसके हिसाब से पेनल्टी लगेगी। Sure about this? So this was your section 148 cost audit के 8 subsections which I've explained you. If you like this video, please comment, और अगर कोई doubts हैं तो मुझे बताइए and I'll be more than happy to help you. Thank you very much.